बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के बदलते लहजे, सलमान अकरम राजा के सख्त और मुतसादिम बयानात और क़यादत के अंदर जारी ताकत की कशमकश ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि जहाँ मामला अब हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन नहीं रहा, बल्कि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ बनता जा रहा है। आज पीटीआई किसी बैरूनी दबाव से नहीं बल्कि अपने ही अंदरूनी धड़ों, बाहमी इल्ज़ामात और मुतज़ाद बयानों के बोझ तले दबी हुई नजर आती है। इख्तलाफात और भांत भांत के बयानात ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर को शदीद मायूस किया, बल्कि बानी पीटीआई के मुमकिन रिलीफ के जो इम्कानात पैदा हो रहे थे उन्हें भी तकरीबन ख़त्म कर दिया है। कल तक जो हुकूमत हर तरह के इलाज, सहूलियात और नरमी पर आमादा दिखाई देती थी, आज उसी हुकूमत के अंदाज और लबो लहजे अक्सर बदल चुके हैं। अब मरीम नवाज हुई या आसिफ अली ज़रदारी, राना सनाउल्लाह साहब हों या फिर ख्वाजा आसिफ, सब खुलकर पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ का मकसद एक ही था तो बयानात, हिकमत अमली और लाहे अमल में इतना शदीद तजाद क्यों पैदा हुआ? दूसरी जानिब हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त की कामयाबी के दावे कर रही है। माली साल 2026 की पहली छमाही में तारीखी सरप्लस हज़ारों अरब रुपए की आमदन और प्राइमरी बैलेंस के रिकॉर्ड बज़ाहिर खुशाइंद है, मगर इस तस्वीर का दूसरा रुख कहीं ज़्यादा तल्ख है। कर्जों और सूद की अदायगी ने दिफा और तरक्याती अखराजात से कहीं ज़्यादा वसाइल निगल लिए हैं। असल सवाल ये नहीं कि सरप्लस हासिल हुआ या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि सरप्लस की कीमत किसने अदा की और इसके समरात आम आदमी तक कब और कैसे पहुँचेंगे। तीसरी खबर खेल के मैदान से है कि जहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का रवैया कौमी शर्मिंदगी बन चुका है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान खिलाड़ियों से बर्तन धुलवाना, जबानबंदी की धमकियां देना और बदइंतजामी के संगीन इंकशाफात ये साबित करते हैं कि मसला हॉकी में टैलेंट का नहीं बल्कि निज़ाम और इंतजाम का है। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद नोटिस लेना पड़ा और अब फेडरेशन के इख्तियारात महदूद या ख़त्म करने की बात हो रही है। यही हमारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजवान रज़ी साहब, साराना साहब मेरे साथ मौजूद है। रज़ी साहब, स्टार्टिंग वीडियो धरना ख़त्म हुआ और धरने के अख्ताम पे एक और ऐलान हुआ सुहेल आफिदी साहब की जानिब से कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसकी मेंबरशिप भी होगी, लोग खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो इतने दिनों से धरना जारी था, जब उससे कुछ हासिल ना हो सका तो ये जो रिहाई टास्क फोर्स होगी सर, ये तो आम शहरियों पर, आम मेंबरान पर मुश्तमिल होगी ना। जो सियासतदान ना कर सके वो एक आम कारकुन क्या कर लेगा? पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे देखा जाए तो उन्होंने किसी न किसी ट्रक की बत्ती के पीछे तो अपने कारकुन को लगाना है ना। ये कोई बात नहीं, ये धरना हमारा अपने मकासद का हसूल नहीं कर सका, लेकिन हम फिर आएंगे। ये तो वो है ना कि खोचा हम फिर आएगा, हम फिर। अच्छा, इससे पहले आप दोबारा से आए, मैं सिर्फ एक साहब हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहरियार खान साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब अपना वक्त देने के लिए। गुफ्तगू सुनिएगा। रिजवान रज़ी साहब, साराना साहब हमारे साथ मौजूद है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। रज़ी साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, वो अब कुछ नहीं, अब उन्होंने कोई नई उम्मीद और हौसला तो देना था। तो एक पॉलिटिकल लीडर का ये होता है कि वो हौसला और उम्मीद कभी टूटने नहीं देता। तो उन्होंने ये काम किया है और एक नई उम्मीद और हौसला दे के कारकुन को वहाँ से उठाया है कि हम फिर आएंगे, ठीक है, और हमने ये इशू छोड़ा नहीं है। देखिए, आपने जैसा कि अपने इंट्रो में फरमाया कि वो इंटरनल इस वक्त ऐसा है, ख़ास तौर पे जब से नामजद हुए हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर 9 मई के मामलात के अंदर, उसके बाद ये तलवार तो उनके सर पे लटक रही है ना। शायद इसी तलवार को देखते हुए गंडापुर साहब एक मरतबा फिर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं पॉलिटिकल मैदान के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये मेरा ये ख्याल है, और मैं राना साहब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले डिस्क्लेमर जारी करके ये कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिलने का इम्कान था, अच्छा, तो ये साहब जो हैं केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस धरने या मार्च का एहतमाम करके उसके इम्कानात को तकरीबन ख़त्म कर दिया। अच्छा सर, ये भी तो मुमकिन हो सकता है, क्या पता कुछ बातें मानी जा चुकी हों जिसकी बेस पर धरना ख़त्म किया गया हो और आगे आने वाले दिनों में मालूम हो कि ऐसा हुआ है कुछ। हाँ, ये भी हो सकता है, मुमकिनात में से है, लेकिन जाते हुए उम्मीद दिलाने की और वापस बुलाने की जरूरत ही इसलिए पेश आई सही कि शायद तमाम बातें नहीं मानी गई।
अच्छा, चल ये एक बड़ा अहम पहलू है जो आपने कहा ना कि तमाम बातें नहीं मानी गई, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आज दोपहर के औकात में राना सनाउल्लाह साहब जो कि बड़ा एक अच्छा सियासी मनसब रखते हैं, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन बयान बड़ा सर्कुलेट कर रहा है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है ज़रा सुनिए, फिर मैं राना अहमद शहरियार खान साहब से सिलसिले में ज़रा बात करती हूँ। अच्छा, गुफ्तगू सुनिए आपने राना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई किसी डील के लिए तैयार नहीं है और उनकी शराइत हुकूमत नहीं मान सकती। डील की संजीदा कोशिशें की गई, 2 बार की गई और एक बार तो बाहर से आए हुए लोगों ने की। अब ये मामला क्या है ज़रा खुलकर समझने की कोशिश करते हैं। राना अहमद साहब जवाब दीजिएगा सर। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बातें की हैं सर, उनका बेसिकली मकसद है क्या, और हुकूमत ने बानी पीटीआई को क्या कुछ ऑफर किया था कि जिसके ऊपर उन्होंने अपनी आमादगी को जाहिर नहीं किया, और उन्होंने क्या शराइत आगे से रखी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आपने मुझे मौका दिया। यहाँ पे मेरे बड़े सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके सामने तो हमारी बसात नहीं, लेकिन फिर भी एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात यह है कि जो राना सनाउल्लाह खान साहब ने आज बात की है डील की बात, ये इस पराई के अंदर नहीं है कि कोई उन्हें कोई एनआरओ दिया जा रहा है या कोई बात हो रही है। उनकी जो फिजिकल पोजीशन है, जो उनकी मेडिकल कंडीशंस है, उसको देखते हुए उन्हें कुछ चीजें कही गई कि आपको हम लोग आपके मुआलिज की जो रसाई भी देते हैं और उसके ऊपर आपको जो है हॉस्पिटल के अंदर भी शिफ्ट करते हैं, और जो आपके एक हकूक है, इंसानी हकूक हैं, जो कैदी के हकूक है, वो आपको दिए जाते हैं। लेकिन वो स्टिक टू द रूल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे एनआरओ ही दी जाए। एनआरओ किस किस्म की उन्हें दी जाए, ये अब बात तो करने का ये मकसद है कि वो तो जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। अगर उन्होंने यहाँ जो उन्हें रिलीफ मिलना है वो अदालतों से मिलना है, वो उसको मिला रहे हैं एक एनआरओ के साथ हुकूमत। और हुकूमत का मौकफ ये है कि आपको इंसानी बुनियादों के ऊपर जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो आपका ड्यू बनता है, वो दिया जाए। तो इस बेस के ऊपर राना सनाउल्लाह खान साहब ने आज बात की है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मेरे बड़े बैठे हैं रिजवान रजी साहब, इसार राना साहब, इन्हें याद होगा कि 5-6 साल पहले जब राना सनाउल्लाह खान साहब को खुद पकड़ा गया था, तो उस टाइम सेम पोजीशन राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ ये हुई थी। मैं उस टाइम 47 डिग्री टेम्परेचर था। रजी साहब आपको इस चीज के विटनेस भी होंगे। हम लोग कैंप जेल के बाहर खड़े होते थे तो हम कहते थे कि डॉक्टर तक रसाई दें, उन्हें मेडिसिन दें, रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। उन्हें वो जो एक इंजेक्शन इमरान खान साहब को लगा दिया गया, बानी पीटीआई को, वो लगाने दिया जाए, लेकिन उस टाइम इन्होंने अलाउ नहीं किया और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब की जो राइट आई है उसको तकरीबन 50% वो बुला रहा है इस टाइम। और अभी तो बानी पीटीआई के जो मुआलिज हैं उन्होंने देखा भी है और गए भी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका तो बड़ा ड्रास्टिकली माशाल्लाह वो आफ्टर इंजेक्शन जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और उनको पहले वो एक जो घड़ी थी वो नजर नहीं आ रही थी, अब घड़ी के साथ साथ उन्हें सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो इस तरह मैं बात करने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग लड़ाई और मार कुटाई की तरफ जा रहे हैं, कि रवैयों की बात कर रहे हैं कि एक तरफ रवैया उनकी गवर्नमेंट का था और एक हमारी गवर्नमेंट है। उसका रवैया ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमने हुकूमती रवैया भी देख लिया, हमने पिछले 4-5 दिनों में हुकूमती रवैया बखूबी देखा है। यही गुजारिश की जाती रही कि जो उनके जाती मौलजीन हैं उनको एक्सेस दी जाए अंदर अडियाला जेल तक, और फिर जो उनके अहले खाना हैं वो उनके हमरा होने चाहिए जब उनका वहां पर इलाज जारी हो। लेकिन आपने चूंकि कहा ना कि एनआरओ वाला मामला जो है वो बानी पीटीआई चाहते हैं, वो जो उनको बुनियादी सहूलियात हुकूमत देना चाह रही है उसके ऊपर वो आमादगी जाहिर नहीं करे। ही एक बड़ा सवाली निशान है इसार राना साहब मेरे लिए, कि जब उन्हें बुनियादी हुकूक हुकूमत देना चाह रही है तो मतलब ये कि बानी पीटीआई उन हुकूक को लेने के लिए राजी नहीं। इससे एक चीज तो साबित होगी कि उन्हें अभी तक बुनियादी हुकूक मयसर नहीं है। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुद कहा ना कि डील की दूसरी संजीदा कोशिश जो है वो बाहर से आए हुए लोगों ने की, तो सर फिर एनआरओ कौन मांग रहा है या एनआरओ देना कौन चाह रहा है, थोड़ा आप मुझे समझा दे। तो राना शहरियार साहब हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं और मैं मेहमानों का दिल से एहतराम करता हूँ। शुक्र है आप और क्या कहते हैं, राना साहब वैसे भी छोटे भाइयों की तरह हैं, तो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तीसरा ये कि हमारा डाकखाना एक है, राना ही ऐसी, ठीक है ना, ये एक एंड पे खड़े में, मैं दूसरे एंड पे खड़ा हुआ रहा हूँ, लेकिन डाकखाना हमारा एक ही है। और आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में बारहा राना
सनाउल्लाह साहब की तारीफ कर चुका हूँ और मैं कहता हूँ कि वो एक मुस्लिम लीग, अब आपने नहीं करनी। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं गेम बना रहा हूँ ना कि मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में दो बंदे हैं जिनकी बात में वजन भी होता है, लॉजिक भी होती है और सेंस भी होती है। एक राना सनाउल्लाह और एक साद रफीक साहब। हाँ। साद रफीक साहब इस टाइम PIC में है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको कोई दिल का अर्जा हुआ है तो मैं उनके लिए दुआ गो। अच्छा, अब आ जाए ये बात के जी उन्हें इंसानी हकूक देने चाह रहे, भाई देना चाह रहे का क्या मतलब हुआ? ये कोई खैरात दे रहे हैं आप किसी को? अगर किसी के इंसानी हकूक बनते हैं तो वो तो उसका हक है, उसको हम भीख में क्यों दें, या हम उसे भीख में क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि डील ही होती है भाईजान, डील ये नहीं होती, ये ऐसे ही है कि आप किसी को पिज्जा की डील का ऑर्डर करें, वो आए तो आप कहेंगे जी इंसानी हकूक के नाम पे मुझे मुफ्त दे दो। डील है भाई वो, और डील में बराबर की होती है कि भाई आप मुझे ये दें, हम आपको ये देंगे। वो एक्चुअली इन्हें NRO देना नहीं चाह रहे इमरान खान। अच्छा। इमरान खान ने हुकूमत को NRO नहीं देना। राना सनाउल्लाह साहब की आज की इस बात का मतलब ये कि जी हम तो चाहते हैं कंबल हमारी जान छोड़ दे, कंबल हमारी जान नहीं छोड़ रहा, वो NRO नहीं देगा हमें। वो हर बार कोई ना कोई बात करके कहता है जी मेरी मर्जी की बात होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अंदर ही बैठे ठीक है। और अब आलम ये कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि PTI वर्सेस PTI आ गई, इसका मतलब बाकी लोग तो सारे इररेलेवेंट हो गए ना। PTI के पास डिस्कशन भी अब ये है कि जी PTI के लोग PTI से लड़ रहे। क्या कोई ये डिस्कस कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ऑस्ट्रिया गए हुए और वहां उन्होंने जर्मनी में तकरीर की है? कोई बंदा ये तकरीर कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब मरी के अंदर गए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? कोई बंदा नहीं डिस्कस कर रहा। जरदारी साहब ने कोशिश की कि वापडा और पुलिस की तरफ से लोग तवज्जो हटा के उनकी तरफ तवज्जो कर लें, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों ने उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं की, क्योंकि लोगों के पास गुफ्तगू करने के लिए या इमरान खान है या इमरान खान के गिर्द लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। और आखिरी बात ये सुन लें कि मामलात चाहे राना साहब कहें कि डील नहीं हो रही, राना साहब कहें कि नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है। आज पंजाब हुकूमत ने 2 दरखास्तें वापस ली हाई कोर्ट में इनकी जमानतों के खिलाफ जो दायर की हुई थी, ठीक है ना। एक अराजी स्कैंडल के अंदर दरखास्त दी हुई थी, इनके जमानतें इनकी जो है आप कैंसिल करें, ठीक है, बुशा बीबी के, और वो वापस ले लिए उन्होंने। तो कहीं ना कोई चीज, और ये जो धरने शरने खत्म हो रहे हैं, ये PTI ने कहाँ शुरू किए थे? ये मतलब वो लीडरों ने तो नहीं शुरू किया था, अवाम ने वर्कर्स ने खुद शुरू किए थे, ठीक है ना। उन्होंने भी अपनी फेस सेविंग रखी। आप बात को समझे कि पिशावर हाई कोर्ट के जरिए उन्होंने एक फेस सेविंग ली कि ये धरने खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि मामलात कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी पिशावर हाई कोर्ट जो है वो मतलब कि एजेंट है किसी का कि उन्होंने वो फेवर दे? नहीं, वहाँ काजी फायज अहमद कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा, एक मिनट, नहीं फेस सेविंग ली है। हाँ, ली है, ठीक है ना, तो दरखास्त तो वो नहीं लेंगे, वो जो फैसला करेंगे वो उनकी फेस सेविंग। चलिए रजी साहब, जो आपने, मैं आपकी तरफ भी दोबारा आती हूँ, जरा शहरियार साहब से एक सवाल ले लूँ। शहरियार साहब, इख्तियार वली खान साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, वो गुज़िश्ता रोज दोनों अलग अलग मकाम पर किसी टॉक शो में मौजूद थे और दोनों ने इस बात का इजहार किया है कि बानी PTI को आने वाले चंद दिनों में, 5 से 6 दिनों में जरूरियात के तहत अगर उनको जरूरत महसूस हुई तो हम उन्हें हॉस्पिटल भी शिफ्ट करने को तैयार हैं हुकूमत, उनके इलाज मौजी की सूरत में। और राना सनाउल्लाह साहब ने जैसे कि खुद कहा कि जो भी मामलात होते हैं हुकूमत उनके ऊपर ऑन बोर्ड होती है, उसे सारा मालूम होता है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है बानी PTI को, हुकूमत ये फैसिलिटी देगी उन्हें? जी बिल्कुल, जो आप फरमा रही हैं और हमारे जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने सही फरमाया है। ये डिपेंड करता है उनकी जो कंडीशन है इसके ऊपर, जो रिपोर्ट आई है और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अगर उनकी इससे तबीयत ठीक हुई तो अदरवाइज अगर डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, उनके मुआलिजीन ने सजेस्ट किया तो वो हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। मैं इससे पहले एक बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। इसार राना साहब हमारे बड़े हैं और इन्होंने जैसे फरमाया कि हमारा डाकखाना भी एक है लेकिन हम दो साइड्स पे खड़े हैं। बुनियादी हकूक वाली जो बात की, बुनियादी हकूक वाली जो मैंने बात की थी, वो मेरा मकसद ये था कि जो बुनियादी हकूक एक बंदे के होने चाहिए, जो एक कैदी के होने चाहिए, वो उनको मैसर है, और अगर नहीं है तो मैसर होने चाहिए, लेकिन उनको मैसर हैं। उनके पास आपके सामने एक पूरी लिस्ट अदालत के अंदर आई है, क्या उनकी रूटीन है, क्या वो दोपहर को खा रहे हैं, क्या ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, क्या रात को खा रहे हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं थे। मैं तो खुद, ये रजी साहब बैठे
हैं, हमारे बड़े हैं। मुझे जब इन्होंने अरेस्ट किया 2 चादरें दी थी, एक नीचे बिछाने के लिए और एक ऊपर लेने के लिए। 6x6 का वो कमरा था, टॉयलेट भी उसके अंदर था। लेकिन बात करने का ये मकसद है कि चीजों को कुरेदने से कुछ नहीं निकलेगा। चीजों को कुरेदते जाएंगे तो ये जो हालात बने हैं ये और वर्स्ट से वर्स्ट होते जाएंगे। हमें चाहिए कि हम लोग मूव फॉरवर्ड करें। मूव फॉरवर्ड करने के लिए किसी ने तो स्टेप लेना है, किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है। ठीक तो है, ठीक है गवर्नमेंट राणा साहब, जो है, बड़ी वो प्यारी बात आपने initiative की कि लेना हमें चाहती है, मूव ले रही फॉरवर्ड है करना initiative। होगा और किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट का हवाला दिया ना, उससे तो मैं भी कल हैरानी में मुब्तला हो गई थी कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक जुमला लिखना रह गया था कि फबिया ये आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबा, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मेरे ख्याल से तो रज़ी साहब, जिस तरीके की आसाइशें अडियाला जेल में मैसर होती है, मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों में ना अम्मियों को अपने बच्चों को लेकर नानी के घर नहीं, अडियाला जेल का एक हफ्ता काट कर आना चाहिए। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिए, हिजर अली मीन गंडापुर साहब सर किस मिशन पर हैं? मेरी तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू कर रहा है, चंद यूट्यूबर सहाफ़ी जो हैं वो भी अली अमीन गंडापुर के मुकम्मल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब बात करते हैं ना तो वो केपी गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट उसकी नज़र आती है, ना उसकी अलाइनमेंट जो बानी पीटीआई के अहले खाना उनके साथ नज़र आती है। चाह क्या रहे हैं अली अमीन गंडापुर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आगे बैठ गए अपनी बारी के इंतजार में। अच्छा। और क्योंकि उनको जब निकाला गया था और उन्होंने क्या बताया मतलब कैसी बारी? चीफ मिनिस्टरशिप की बारी, और क्या दोबारा मिल कैसी सकती बारी है? जी मतलब पॉसिबल है ये? देखिए, जो उनकी जगह पे लाए जाने वाले साहब ने परफॉर्मेंस दी है। हाँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी इंटरव्यू में ये भी फरमाया कि मैं जब चाहता था मैं जाके बानी पीटीआई से अडियाला मिल लिया करता था। ये तो 4 माह में 20 चक्कर लगा चुका है, अडियाला के जेल में नहीं घुसने दिया इनको। ये कैसे चीफ मिनिस्टर हैं? ज़ाहिर है ये उनका अपना नुक्ता नजर है। वो कहते हैं जी मैं बहुत अच्छी उनके लिए सहूलियात लेने में कामयाब रहा। ये साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि उनको माइनस करके जब सुहेल अफरीदी साहब को लाया गया था तो उस पे गंडापुर साहब को इतना ही बिटर होना चाहिए कि ए जरा मेरी जगह ते नमूना लेके आया जी, इन्हें की कीता है बुनियादी तौर पे उसके अंदर स्पिरिट ये है, तो ये उनका हक बनता है भाई। आपने उनको बैठे बिठाए बेइज्जत करके निकाल दिया, कहा रिजाइन करो, उसने रिजाइन कर दिया। अब उसको इतना हक तो दीजिए ना कि वो आके पूछे कि जो मेरी जगह आप तोहफा लेके आए थे उसने क्या किया आपको, उसने क्या लेके दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि 9 मई के अंदर फोरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद और ये साबित होने के बाद सुहेल अफरीदी साहब की तस्वीरें उसमें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं। अब उनके ऊपर एक तलवार तो लटक गई ना कि जिस भी दिन फैसला आएगा तो फैसले की पहले रिजल्ट ये होगा कि मौसूफ किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो पीटीआई को अगर कोई दूसरा कैंडिडेट उनकी जगह पे चीफ मिनिस्टर का नामजद करना है तो वो अपने आप अपना कैंडिडेचर क्यों ना पेश करें। सर एक मिनट, अली अमीन गंडापुर साहब आपको वाकई पीटीआई के कैंडिडेट लगते हैं? क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं ऐसे तो लगता है कि वो जैसे मोहसिन नकवी साहब के कैंडिडेट हो। मैं आपको अर्ज करूं कि उनके ऊपर पीटीआई जाहिर है कि वो जिस ग्रुप के मुखालिफ खड़े हुए हैं हाँ। उस ग्रुप ने फौरी तौर पर इल्जाम लगा दिया कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक्टिव हुआ है, तो ये इल्जाम ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो सिर्फ इसमें लड़ाई के साथ हैं, बाहर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है उनकी पार्टी का हमारा तो स्टेक नहीं है, हम तो एज ए पॉलिटिकल यूनिटी उसको देखना चाहते हैं कि एक ही पार्टी हो। क्यों राणा साहब? हम तो तभी उसके ऊपर मुनासिब तबसरा कर पाएंगे। तो मेरी राय के अंदर उसको यूं देखना चाहिए कि ये उनके 2 कैंडिडेट की आपस की लड़ाई है और इसको उस लड़ाई के स्टेटस पर ही रहने दिया जाए। इसको लार्जर देन लाइफ बना के पूरे मीडिया का इशू ना बनाया जाए। मेरी गुजारिश। इशारा साहब, ये सलमान अकरम रजा साहब ने भी अली अमीन गंडापुर साहब के बयान पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। आपको लगता है कि पार्टी जो है इस मामले पर एक्शन लेगी, बैरिस्टर गौहर साहब इस मामले पर एक्शन लेंगे? क्योंकि जो भी अली अमीन गंडापुर साहब बयानात दे रहे थे उससे उनकी ना बहनें जो थी वो खुश और रजामंद हमें दिखाई दी, और ना ही पार्टी के वो लोग जो कि बानी की रिहाई के लिए या उनसे मुलाकात के लिए अपने तय कोशिशें कर रहे थे। एक तो गंडापुर ना मुझे वो औरत लगती है जो तलाक के बाद भी शौहर में कीड़े निकालती रहती है ना। अच्छा। भुलदी नहीं की भुलदी नहीं है। बस तेन कटता उन्होंने तो हुन कुछ और काम कर ले। अच्छा। ठीक है ना, तुम नहीं तो शहद दूसरी शादी कर ले। शहद की फैक्ट्रियां बनाओ को वो शहद के कहने में वो एक्सपोर्ट करो। तुम्हारे पास अल्लाह ने हुनर दिया है, तुम जिस चीज को हाथ लगाओ शहद हो जाती है। तो भाई आप कुछ और कर लो। हाँ। आपको जरूर ओथे ही रहना है ताकि तकलीफ नहीं मुकती। भांग को भूल गए, वो तो उन्होंने बकायदा अच्छा हाँ लाइसेंस जारी किए 50 साल। हाँ तो भाई आप कुछ और कर ले। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि रजी साहब ने एक बारीक बात की है, रजी साहब बाजों का बड़ी बारीक का कि यार आपके पास और कोई मौजू नहीं रहा कि वो उसने ये कह दिया, उसने वो और को और गल कर लो, पर मीडिया के पास कोई और बात है ही नहीं पीटीआई के अलावा। इसके अलावा इनके पास डिस्कशन के लिए कोई चीज ही नहीं है। वैसे अगर है भी ना तो फिर बंदा भी चुकिया जाता है ना, कोई और गल कर लो तुसी तो ये इसी पे बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो तीसरी बात ये है कि देखिए गंडापुर, मोहसिन नकवी साहब, शेर मरवत, वो यूसुफ जई, क्या नाम है खातून का, नहीं आयशा गलालई, नहीं यूसुफ जई जो सेनेटर जो अभी क्या नाम है, कौन मिशाल यूसुफ जई। मैं हमेशा मिशाल यूसुफ जई को वो जो हमारी एंकर यूसुफ जई है ना शफा से मिला देता हूँ। अच्छा। तो शफा साहिबा ने फिर मुझे किसी ने कहा कि यारो कहनी मेरा की कसूर है बहन, मैं तो हाँ। अच्छा, लेकिन ये कि ये इन लोगों को देखें आप किस एहतमाम से टीवी पे बुलाया जाता है, बुला के इन्हें मौका दिया जाता है बोलने का। लेकिन जो बोलने का मौका दे रहे थे उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि इनडायरेक्टली फिर वो पीटीआई को प्रमोट कर रहे होते हैं ये लोग। नहीं यानी आप बुशरा बीबी के खिलाफ हैं? नहीं, मैं तो बुशरा बीबी मिसाल तो बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी आके कहती है ना, जो नहीं उस पे उन्होंने वो जो वट्टू है उनकी बहन, उन्होंने कहा कि कोई ताल्लुक नहीं का। मेरी बहन ने मुझे कहा कि यूसुफ जई का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अखबार आके तर्जुमानी करती है, मैं वो मोहतरमा का मैं पढ़ रहा था। लेकिन असल चीज तो सिंपल इतनी है कि पीटीआई में लड़ाई है या नहीं है, पीटीआई में तफरीक है या नहीं है। भाई नेशनल मीडिया किसी और चीज पे क्यों नहीं बात करता? ये इस पे क्यों नहीं बात करता कि साद रफीक साहब ने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये कहा कि इमरान खान से ज्यादती हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब पार्टी पॉलिसी से हटके कहते हैं कि इमरान खान को उसके हकूक मिलने चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने बहादुरों की तरह जेल काटी है। इस पे क्यों नहीं कोई डिस्कस करता? ठीक है, चले पॉइंट आपका तो डिस्कस कर चुके हो यार, खुदा का कौन मैं करूंगा ना, वो मैं कर रहा हूं आपकी जिम्मेदारी। फाइनल कमेंट ले लूं मैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। शहरियार साहब, राना साहब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस वक्त पार्टी का हिस्सा हैं, और कुछ ऐसे ज़हीन और फतीन लोग जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी सियासत को बहुत एक अरसे तक उन्होंने अपनी सियासी खदमात को वक्फ किया, जिसमें जुबैर साहब हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और फिर जो मौजूदा हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उनका भी हवाला मैं दे रही हूँ कि सर वो भी अब तो बारहा कह रहे हैं कि जो बुनियादी हुकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, अहले खाने से मुलाकात होनी चाहिए, बेटों के साथ टेलीफोनिक राबता होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में क्या करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि फिलहाल तो लग रहा ये है कि हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन है, जिस तरीके से धरना खत्म हो चुका है। जी देखें, ये एक नजरिए की बात है। नजरियाती वर्कर हैं अपना, जिनका आपने नाम लिया, और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए और अपने नजरिए के लिए बहुत मारे भी खाई हैं, और बड़ी उन्होंने एक तवील जद्दोजहद है। बात करने का ये मकसद है कि जो सियासी लोग होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हर चीज का हल जो सियासत और टेबल टॉक के साथ निकले। तो ये लोग भी इस तरह की मार कुटाई या इस तरह की एग्जाम्पल सेट ना हो जिसकी बेस के ऊपर अगले आने वाला जो वक्त है वो हर, क्योंकि ये एक साइकिल है, वो कहते हैं ना कभी अर्श पे कभी फर्श पे। तो जो आज बोएंगे वो काटेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर बंदे को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और उसका ड्यू देना चाहिए और उसको मिलना चाहिए। इस वजह से जो नजरियाती लोग हैं वो अपने मौकफ के ऊपर आज भी कायम है, और पीछे भी कायम थे और आगे भी कायम रहेंगे, और डटे हुए हैं। नजरियात पे वो कंप्रोमाइज नहीं करते, शायद जाए जिस तरह की भी जो हालात हो जाए। तो इस वजह से जो नजरियाती वर्कर है वो अपने मौकफ के ऊपर कायम और आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए टेबल टॉक होनी चाहिए, टेबल टॉक करके पाकिस्तान की खातिर आगे जाना चाहिए, ना कि हमें ये चाहिए कि किसी की जात आगे हो या किसी की जात आगे हो। आपके सामने अगर हम लोग जातियात के ऊपर आए तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपने कहा ना कि टेबल टॉक होनी चाहिए। सर कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, लेकिन सर कुछ सीबीएम्स भी तो होते हैं ना, आपने कुछ एतमाद की फिजा को कायम करना होता है। जो बुनियादी हुकूक हैं सर, सिंपल बुनियादी बेसिक हुकूक, ना अहले खाना से मुलाकात, ना बच्चों से बातचीत, सर जब ये कुछ होगा नहीं, यहाँ तक कि उनके वकला को उन तक रसाई नहीं है, उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, तो सर जब ये भी सब कुछ नहीं है तो मुज़ाकरात की टेबल पर कैसे बैठा जाएगा? ज़रियाब साहिबा, आपको याद होगा कि जब भी जो
के आते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा सोचा छोड़ देते हैं जिसके बर्दाश्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलती है। अच्छा। तो ये अनारकी, हमारा मुल्क अब मुतम्मल है इस चीज का, जब पूरी फॉरेन फंडिंग हमारे मुल्क के अंदर आ रही है और पाकिस्तान एक बार फिर ट्रैक पे चढ़ रहा है 2017 के बाद। आपको याद होगा 2017 में IMF को खैरबाद कह दिया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद सी पैक का जो मंसूबा था वो 2020 में कंप्लीट होना था, लेकिन उसका जो हालात जो सम्राट बाद में हुए और पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ। और आज अगर हम लोग एक बार फिर पाकिस्तान अपने ट्रैक पे आ रहा है तो उस ट्रैक को डी ट्रैक करने के लिए जब कोई ऐसा सोचा अंदर से आ जाता है तो क्या आप ये चाहती हैं कि इंतशार की सियासत को एक बार फिर आगे दिया जाए? लेकिन बात फिर वहीं खड़ी हो जाती है। मेरे सीनियर्स बैठे वो कहेंगे कि बात को वहीं घुमा रहे हैं, टेबल टॉक ताली बजेगी, दोनों हाथों से बजेगी। तो उन्हें भी अपने रवैये चेंज करने चाहिए और गवर्नमेंट तो पहले ही सीरियस है। पिछले साल जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जो हमारे स्पीकर साहब याद सादक साहब ने की थी, वो अभी तक फाल है, वो खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर सिटिंग करने के लिए PTI के दोस्त ही तैयार नहीं है। उस कमेटी को दोबारा फिर फाल किया जाए और जो टेबल टॉक करके SOPs बना के फिर आगे बहुत जाया शुक्रिया जाए। आपका राना शहरियार साहब अपना वक्त देने के लिए। आपने अपनी गुफ्तगू में जो आखिरी बातें की हैं उसमें आपने कहा कि मुलाकातें इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि जो बाहर आकर बयान दिए जाते हैं उससे मुल्क में अनारकी फैलती है और मुल्क का माहौल एक बार फिर से खराब है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मौशी लिहाज से अब एक ट्रैक पर चढ़ चुका है। क्या है पाकिस्तान की मौशी स्टेबिलिटी? क्या वाकई जो राना शहरियार साहब बात कर रहे हैं, जो हुकूमती दावे हैं, वो ऐसे के ऐसे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बहुत ही डिफरेंट नज़र आती हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मौशी खुलासा करेंगे। रजीज़ साहब आपसे बात करूंगी मैं सबसे पहले आफ्टर द ब्रेक। स्टे वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हुकूमत ने सरकारी सतह पर जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2026 की पहली छमाही में तारीखी मालियाती सरप्लस हासिल हो गया है। बताया जा रहा है कि जो सरप्लस है वो 542 अरब रुपए का है। अब इसमें हुआ क्या क्या? अखराजात में कमी हुई, मेरा सवाल है कि कहाँ पर हुई, मुझे तो नज़र नहीं है। हुकूमती आमदन में इजाफा हुआ तो हाँ हुआ, टैक्स वसूलियाँ हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी आमदन ने माली तवाज़ुन को सहारा दिया। तो ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये दे कौन रहा है? ये रज़ी साहब आप दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ, राना साहब आप दे रहे हैं, तो इसका तो क्रेडिट फिर आवाम को मिलना चाहिए, हुकूमत को तो नहीं मिलना चाहिए। रज़ी साहब, मैक्रो लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो हुकूमत ने इलेक्शन से पहले दिखा दी थी। जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे, यही PDM की गवर्नमेंट थी, यही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने वो दिखा दी थी। लेकिन जो अगला मरहला था ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक ने जो ट्रांसलेट होना था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और आम आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंचना था, वो बहुत कम पहुंचा है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि चीज़ों की अशिया के अंदर अशिया की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम आया है, लेकिन वो इतना कोई काबिले कदर या काबिले ज़िक्र नहीं है। मसलन देखिए 250-60 रुपए पर लीटर से या पर किलो से खुर्दनी तेल या खुर्दनी घी जो है उसकी प्राइस बढ़ी और 650 हो गई। अब वो कम होके 480 पे आई है, 260 या 250 पे वापस नहीं गई। ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो हुआ है, गुज़िश्ता 3 साल के अंदर PDM की और मौजूदा गवर्नमेंट में, और हमारी ये ख्वाहिश है कि वो वापस जाए उस जगह पे, बल्कि उससे भी आगे नीचे जाए, ताकि एक आम बंदे की ज़िंदगी के अंदर वो थोड़ी सी आसानी पैदा हो। मेरी गुजारिश है, बल्कि ख्वाहिश है कि हम ना IMF को कहें कि उसके जो मुलाजमीन है ना वो शॉपिंग पाकिस्तान से किया करें। अच्छा, क्योंकि जब वो शॉपिंग पाकिस्तान से करेंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के ये मसाइल हैं, तो हो सकता है वो उनकी बेहतरी के लिए सरकार पे दबाव डालें। अब हो क्या रहा है, हमारी चीफ मिनिस्टर कहती है जी हम 200 यूनिट जो है, पहले 200 यूनिट वो आम लोगों के लिए मुफ्त कर देंगे। IMF जो है वहां पे कहता है नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है, खबरदार आपने ये किया। और राना साहब खर्चा सारा कुछ 50 अरब रुपए का है, ठीक है। और सरकार दूसरी तरफ सरकार जब कहती है कि हमने बड़े बड़े सेठों को बिजली 4 रुपए फी यूनिट कम देनी है और उसके ऊपर तकरीबन कुछ 34 अरब रुपए या 24 अरब रुपए खर्चा आना है, सरकार भी धमाले डालना शुरू कर देती है, वो भी धमाले डालना शुरू कर देते हैं, मेरे जैसे लोग देखना शुरू कर देते हैं यार आम बंदे की बारी कब आएगी। उस पर IMF को कोई एतराज नहीं होता कि ये आप जो है बड़े बड़े सेठ जो पहले ही अमीर है, जिन्होंने पाकिस्तान से सरमाया बाहर ले जाके बाहर मिलने लगा ली हैं,
या जो घरों जिन्होंने बाहर खरीद लिए हैं उनको आप मजीद रायत दिए जा रहे हैं, 4 रुपए फी यूनिट बिजली फिर सस्ती कर रहे हैं उनको, अरबों रुपए का खर्चा जो है। और फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं, सर जान की मान पाऊं तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आज या कल में जो बिजली का यूनिट है वो 1 रुपए 78 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान भी है। कब ऐलान होता है? हम ना करें तबसरा, मैं अगली बात करने लगा हूं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि वो एक तो उनको रायत दे दी, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि राणा साहब जो है ना ये बड़े कंजूस आदमी हैं, ये जो जल्दी लाइटें बंद कर देते हैं, फ्रिज भी ये जो है ना 12 घंटे के लिए बंद रखते हैं, 12 घंटे के लिए चलाते हैं, एसी भी ये 5 घंटे रात को सोने के लिए चलाते हैं, तो ये बिजली कम बरतते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम जीतो या हारो सुनो, आप बिजली कम बरती है, लेकिन ये फिक्स चार्जेस जो है ना ये 400 रुपया 600 रुपया की फर्क पैंदा यार राणा साहब, आप एक सिगरेट ना पीजिएगा, है महंगा वाला, सही है। तो वो 400 रुपया 600 रुपया 800 रुपया डिपेंडिंग अपॉन के कितना बड़ा कोई कंज्यूमर है, उनके अंदर आपने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं और इन फिक्स चार्जेस के जरिए उन उमरा को आप सस्ती बिजली देने जा रहे हैं। भाईजान मेरा नंबर कदों आएगा है? अब मेरे जेन चो कड्डो, मुझे जेन में से निकाले ये देख मुक जानी है। राणा साहब इतनी रिकवरी हो गई कि पहले 6 माह में कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी हो गई, और ये इतनी अदायगियां हुई कि जो हमारे डिफेंस का बजट है और जो हमारे डेवलपमेंट का अखराजात है उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तो सारी रिकवरी हुई कहाँ से? आपके टैक्स के पैसों से, डबल ट्रिपल टैक्स के पैसों से? मैं अब आपको अर्ज करूं कि अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी है जिसमें सरकारी मिल्कियती इदारों का खसारा 300% बढ़ गया है। अच्छा, ठीक है। जो 2 साल में आवाम से लेवी के नाम पे इन्होंने पैसे बटोरे हैं वो 2,590 अरब रुपए हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ क्या कहते हैं इंडिकेशन है कि हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। वे गलत बात नहीं करनी चाहिए, जो बात सही है वो सही है। मतलब पंजाब हुकूमत एक तैयारा खरीद चुकी है, वो उड़ जाएगा, अब आपको एयरफोर्स के तैयारों की जरूरत नहीं होगी, अब आप शादी कार्ड उस तैयारे में भी जाके दे के आ सकते हैं। एक भूखी नंगी अवाम, एक सूबा जिसमें, इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। हुकूमत ने अभी रमजान पैकेज का ऐलान किया है, 10,000 रुपए मिलेंगे। हाँ जी। और कहा जा रहा है कि फीकस कुछ 10 लाख लोगों को, मेरे ख्याल में कितने 4 लाख लोगों को, नहीं 10 लाख घरानों को, मेरा ख्याल है। अच्छा। 10 लाख लोगों को, 10 लाख फैमिलीज को। अच्छा, अगर 10 लाख फैमिलीज को मिल रहे हैं और अगर एवरेज एक फैमिली के अंदर 5 से 7 लोग हों, तो ये कोई मेरे बन गए कोई करोड़ के करीब लोग बनते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये वो है जो बड़ी उसके बाद पहुंचते हैं उन तक है। एक ऐसा सूबा जिसमें हुकूमत खुद मान रही है कि रमजान पे करोड़ों लोगों को भूखे रहने के वजह से हम रिलीफ पैकेज देंगे, ठीक है ना। यानी एक गरीब तरीन सूबा हो गया ना जहाँ पे रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, उसमें आप तैयारे खरीद रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए आप गाड़ियां खरीद रहे हैं। रजी साहब ने जो अभी बात की कि खुर्दनी तेल आप 250 से या 200 से ले जाए 650 तक, फिर 650 से 450 पे लाके कहेंगे महंगाई नीचे आ गई। बल्ले भी बल्ले थोड़ी महंगाई थल्ले आंदे होते हैं, इसे महंगाई कहते हैं नीचे लाना। फिर यह कि आप हम कह रहे हैं ना हमने बड़ा मार्शी कर लिया, वो यूएई दे 2 अरब डॉलर से दे दो, वो जड़ ताड़े मगर चढ़े हैं। अगर आप हम इतने ही हम वो हो गए हैं तो दे दे 2 अरब। पिछले 6 दिनों से स्टॉक एक्सचेंज हमारी लड़खड़ा के रह गई थी, ठीक है। आज की खबर से रजी साहब ने मुझे बताया इस्तेकाम आया, तो आप इस तरह की खबरें देके इस्तेकाम जाली ला सकते हैं। वैसे तो मैं एक आपस का आखिरी जुमला है कि हम डिजर्व ही नहीं करते कोई रिलीफ। लाहौरियों ने जितने अरब रुपए का गोश्त खा लिया 3 दिन में, जितने अरब रुपए की गुड्डियां उड़ा दी, ऐसी कौम को तो रिलीफ देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बुनियादी सवाल ये भी है कि आपने लाहौरियों के बारे में बात की ना। सर मैं यहाँ पे किसी के लिए कोई वो नहीं कर रही हूँ कि कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, लेकिन सुनने में जितने भी ऐलानात आते हैं सर वो लाहौरियों के लिए आते हैं, बाकी सूबे तो छोड़े सर, पंजाब में बाकी शहर भी तो हैं। एक पॉइंट मुझे कर लेने दीजिएगा। ये जो एयर एम्बुलेंस शुरू की उसके लिए मरियम बीबी ने अपना तैयारा जो एज ए चीफ मिनिस्टर उनका प्रेरोगेटिव था वो सरेंडर किया, और वो तैयारा अब तक 250 से जायद लोगों को बहावलनगर, मियाँ वाली मुख्तलिफ जगहों से पिक कर चुका है 1 साल के अंदर, जो उन्होंने फहरिस्त जारी की। ये दूसरा तैयारा लिया गया है, ये मैं पूछ के उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा।
उन्होंने कहा कि आप तनकीद करने दें, आखिर में ये बता दें कि हमने एयर लिफ्ट के लिए मरीज लोगों को लिफ्ट करके लाहौर या पिंडी के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए किया है, और पायलट जो हेलीकॉप्टर है वो भी इसी पर्पज के लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो इसलिए लोग तनकीद करते रहे, हम काम करते रहेंगे, ये उनका कहना है। ठीक है, मैं मानता हूँ रजी साहब ने माशाल्लाह अभी लिए गाड़ी, माशाल्लाह, और इन्हें थी तो मैंने इन्हें कहा मुबारक को गाड़ी लिए, इन्होंने कहा नहीं तेरे लिए लिए, कभी अगर तुझे जिंदगी में लिफ्ट का मौका मिलेगा ना तो मैं तुझे बिठा के कहीं ना कहीं ड्रॉप दे दूंगा, गड्डी मेरे क्यों ली रहेगी, गड्डी रोज मैं चलानी है, गड्डी मैं चलानी है, तेनू कदे लोड़ पै गई ना लिफ्ट दी ते मैं तेनू कहूंगा चल मैं तेनू चिंची दे कोल ला देना, ठीक है ना, तो बस गाड़ी तेरे लिए ली है मैंने। चलो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दौरा ऑस्ट्रेलिया पे गई हमारे जो कौमी हॉकी टीम है उसका जो सुलूक हुआ है और उसकी जिम्मेदारी जो हमारे कप्तान हैं कौमी हॉकी टीम के, वो सरासर जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर आयद कर रहे हैं। सारा मामला क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, दौरा ऑस्ट्रेलिया पर गई हमारी जो पाकिस्तानी कौमी हॉकी टीम थी उसके साथ जो रवैया अपनाया गया फेडरेशन की जानिब से और इंतज़ामी की जानिब से वो इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला है। जाहिर सी बात है, घर में जब बच्चों की पेपर्स भी हो रहे हो ना तो आम घरों में भी बच्चियों को मना कर दिया जाता है कि बच्चों आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, आप सिर्फ अपनी तैयारी जो है ना वो अपने इम्तहान तक ही महदूद रखें ताकि आपकी एग्जर्शन ना हो और सारे का सारा फोकस आपका अपने इम्तहान पर हो। तो जो ये सलूक किया जा रहा है हमारी कौमी हॉकी टीम के साथ, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। मामला इस हद तक बड़ा कि पीएम साहब को नोटिस देना पड़ा और अब ये गौर फिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में पीसीबी को जो है इसके इंतजामी मामलात सौंप दिए जाएं। इसार राना साहब, सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में अपने मुखालिफिन की धुलाई कैसे कर पाएगा? हॉकी हमारा कौमी खेल है, ठीक है ना, तो हम कौमी खेल के साथ वही कर रहे हैं जो 1947 से आज तक कौम के साथ कर रहे हैं। अच्छा। जिस चीज के साथ कौम लग जाएगी ना ओदी खैर कोई नहीं जे, ठीक है। आप क्रिकेट के साथ कौमी खेल लगा दें, कल तो देख लेना आप बाबर आजम भी किसी होटल में वेटर ही लगा होगा, ठीक है ना। कौमी खेल कौम के साथ हम यही करते हैं शुरू से, पहले दिन से, क्योंकि हमारे नजर में नेशनल प्राइड कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है ये कोई रोला हो रहा है। अच्छा, ये कोई पहली दफा तो कुछ और है, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे पहले भी ये हुआ कि हमारे लड़के गए चाइना खेलने तो पता चला कि वहां पे उनका कोच ही छोड़ के चला गया क्योंकि उसको पैसे ही नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। फिर ये भी हुआ कि हमारे लड़के प्रो लीग खेलने गए तो पता चला कि उनके तो अलाउंसेस ही कई महीने से नहीं आए हुए। सिर्फ गेम इतनी है कि ये हॉकी भी मोहसिन नकवी साहब के पैरों के नीचे देनी है, ठीक है ना। जब पीसीबी में आ जाएगी या उसके कंट्रोल में आएगी तो मोहसिन नकवी साहब के कंट्रोल में आ जाएगी तो कौम सेफ हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि कौम तो सेफ हो जाएगी लेकिन जो हॉकी की तबाही फिरेगी उसका जिम्मेदार है कौन होगा? हॉकी की तबाही केड़ा सी वो ओलंपिक जीत के आए 13वें नंबर भी टीम, ठीक है ना, और हम कौन सा बड़ी मुश्किल से 13वें नंबर पे लेके आए हम, सही, ठीक है ना। मुझे वो अच्छी तरह जुमला याद है, एक क्या नाम है कमेंटेटर का, शायद वो डच था, उसने कहा था पाकिस्तान जैसे हॉकी खेल रहा है हॉकी खत्म हो जाएगी क्योंकि बाकी दुनिया ये समझने लग गई है कि हम जीत ही नहीं सकते ठीक पाकिस्तान के होते। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हॉकी टीम को तनज़्ज़ुली की तरफ लेते चले गए। मैं उस दौर का आदमी हूं जब मैंने शहबाज सीनियर को, मंजूर जूनियर को, इस्लाहुद्दीन को, क्योंकि हॉकी में अगर एक मिनट मुझे दें, इस्लाहुद्दीन के मुतालिक एक आ जाता था जब प्लंटी पुश लगती थी ना तो उस दौर में होता था कि फेंकते थे, एक रोकता था, फिर ये डैश करती थी टीम। इस्लाहुद्दीन इतनी तेज भागता था कि जो गेंद की स्पीड से उससे डबल था। फिर डच ने बकायदा उसका बायोमेट्रिक किया, वो वाला नहीं जो काजी साहब ने नवाज शरीफ का किया था, घर आके नहीं, उसे बुलाया ग्राउंड में, बुला के उसका बायोमेट्रिक किया और वो हैरान हो गए कि इसकी स्पीड इतने हमारे पास। मैंने आई स्वेयर शहबाज सीनियर को ऐसा लगा कि गेंद उसकी हॉकी के साथ चिपकी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया हॉकी के साथ, आज हमारे बच्चे वहां जाके अगर खुद बर्तन धोते हैं या अपना खाना बनाते हैं तो उनसे ये तो करेंगे कि वो जाके वहां पे जाके गुजारे हैं बिल्कुल ऐसे। और ऊपर से रसीद साहब सोने पे सुहागा कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको टीम से आउट कर दिया जाएगा, आप पे पाबंदी लग जाएगी। मतलब ये अलग ही कोई यहाँ पे मामला चल रहा है, धमकियां चल रही हैं। नहीं, वो कोई मामला नहीं है, असल में मामला वही है जो मेरे भाई ने पॉइंट आउट कर दिया है। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में लड़ाई किस बात पे हो रही है
कि लाइफ स्टॉक का सेक्रेटरी कौन लगेगा। अच्छा, ठीक है, लाइफ स्टॉक के अंदर क्या मसला है, श्रिम्प्स के फार्म डेवलप करने के लिए 40 अरब रुपए के फंड्स एलोकेट किए हैं मरियम नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ठीक है, अब वो 40 अरब रुपया गड़मचू करना है, खाना है, रज़ी साहब तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसी तरह हॉकी के लिए फंड्स आए हैं। अच्छा, फंड्स आए हैं, तो अब हॉकी लीग की तरफ हम जा रहे हैं। अब सुन लीजिए, ओके, उसमें अरबों रुपया इन्वॉल्व होना PSL है, की तरह की लीग, PSL की तरह की हम हॉकी लीग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होने जा रहे हैं। मैं अभी इस्लामाबाद गया तो वहां पे यके अज पार्टी से मेरी मुलाकात हो गई जो इस लीग को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी डिटेल बताई, तो मैंने कहा तेरा बेड़ा तर्ज है, अरबों रुपया आना है। जिस तरह अब 2.5 अरब रुपए की टीम बिकी है ना, हाँ। इस तरह हॉकी की लीग के अंदर भी टीमें बिकेगी। चले अरबों की ना बिकेगी, करोड़ों की तो बिकेगी ना। बच्चों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको फंड्स मिलेंगे, एक गोल करने के ऊपर उसको 20 लाख 50 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो अब वो किसने खाना है। देखिए ना किस तरह हमने एक ऐसे बंदे को जिसने क्रिकेट को बहरान से निकाला, नजम सेठी, उसको जलील करके परे किया। आई एम अ बिग फैन ऑफ नजम सेठी। हाँ, मतलब मेरे भी उनसे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, लेकिन जो उन्होंने डिलीवर किया, लेट अस एडमिट दैट। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पे पैसा नजर आया, बंदा अपना बढ़ा दिया ना, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना, बंदा अपना। तो इसी तरह हॉकी ने ब्लैंक थी, मैंने कर दी। हॉकी के अंदर पैसा आ रहा है, हॉकी के अंदर पैसा नजर आ रहा है सामने, तो लड़ाई इसके ऊपर हो रही है। एक और, अब्दुल कयूम सिद्दीकी बहुत जालिम आदमी है। F6 में वॉक करने निकला, वहां पे डॉक्टर काजी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मिल गए। उस जालिम ने तस्वीर बना के ना लगा दी, मेरा भाई उस वक्त से इंतहाई अजियत में मुब्तला है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी तुमने ठीक नहीं किया। चले नाजी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे रज़ी साहब, राना साहब को दीजिए इजाजत। कल रमजान का पहला इंशाल्लाह रोज़ा होगा। वैसे तो रूयत हिलाल कमेटी ने डिसाइड करना है कि कल क्या होगा, लेकिन बहुत कवी इम्कानात है कि कल पहला रोज़ा होगा। तो रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।